इसराइल के खिलाफ तुर्क सदर मैदान में आ गए। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का मुआहदा बढ़ेगा। अब कौन कौन से मजीद ममालिक शामिल होंगे? जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, अगर आज पाकिस्तान पर हमला हो तो क्या तुर्किया और सऊदी अरब सिर्फ मुजम्मती बयान देंगे? अगर सऊदी अरब को निशाना बनाया जाए तो क्या पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ सफारती एहतजाज करेंगे? अगर तुर्किया पर कोई चढ़ दौड़े तो क्या इस्लामाबाद और रियाद सिर्फ तमाशाई बनकर रहेंगे? इसका जवाब है नहीं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने खुद इस मुआहदे की नौयत वाज़ा की है। तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला होता है तो बाकी दो ममालिक क्या करेंगे? मजीद किस को शामिल किया जाएगा? कमांड कौन संभालेगा? आज हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, तुर्क सदर ने मक्का मुआहदे का मुआजना नेटो के आर्टिकल 5 से करते हुए कहा कि अगर तुर्किया, सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी एक को निशाना बनाया जाता है तो तीनों ममालिक मिलकर जरूरी इक़दामात कर सकेंगे और एक दूसरे का दफा करेंगे। लेकिन असल कहानी अर्दवान के इस बयान के बाद शुरू होती है। आखिर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने यह मुआहदा क्यों किया? इस छतरी के नीचे अगला मुल्क कौन आएगा? क्या ये वाकई एक नया मुस्लिम दफाई इत्तेहाद है या मशरिक वस्ता में ताकत का पूरा नक्शा बदलने वाली नई बसात बिछाई जा रही है? भारत और इसराइल को तकलीफ क्यों हो रही है? नेतन्याहू अब क्या करेगा? और सबसे बढ़कर तुर्क सदर ने आखिर इस पूरे मामले के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसने मक्का मुआहदे के बहस को मजीद गर्म किया है? नाज़रीन, अगर आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ 3 मुल्कों का दफाई मुआहदा है तो शायद आप इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा नहीं जानते। चलिए सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मक्का मुआहदा आखिर है क्या। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब 3 मुल्क, 3 मुख्तलिफ जुग्राफिये, 3 मुख्तलिफ कौमी मफादात, लेकिन एक मुश्तरक नुक्ता, एक दूसरे की सलामती। मक्का मुआहदे के तहत अगर इन तीनों में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला होता है तो बाकी दोनों भी इस खतरे को अपना खतरा समझेंगे। यही वजह है कि इस मुआहदे को बाज़ तज्ज़ियाकार मुस्लिम नेटो जैसा नाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ज़रा रुकना होगा, क्योंकि नाम कुछ भी रख दें, असल ताकत नाम में नहीं, मुआहदे की अमली शिक्कों में होती है। एक तरफ जहाँ क्यास आराइयाँ जन्म ले रही थी, वहीं तुर्क सदर मैदान में आए। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह मुआहदा किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं, इसका मकसद खित्ते में अमन, इस्तेकाम और तरक्की को फ़रोग़ देना है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद एक और जुमला पूरी कहानी का रुख बदल देता है। तुर्क सदर ने इशारा दिया कि मिस्र भी इस मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। यही वो मकाम है जहां मामला 3 मुल्कों से निकलकर पूरे खित्ते तक पहुंच जाता है, क्योंकि अगर मिस्र शामिल होता है तो तस्वीर बदल सकती है। पाकिस्तान मशरक में, सऊदी अरब खलीज में, तुर्किया शमाल में और अरब दुनिया के सबसे अहम ममालिक में से मिस्र एक। फिर ये सिर्फ एक दफाई मुआहदा रहेगा या एक इलाकाई सिक्योरिटी ब्लॉक बनने लगेगा? तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने एक और अहम बात भी कहा, लबनान पर इसराइल के मुसलसल हमले तुर्किया के लिए शदीद तशवीश का बाइस हैं। उन्होंने कहा, खित्ते में जारी कशीदगी और फौजी कार्रवाइयों पर अंकारा गहरी नजर रखे हुए है। अल जजीरा को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए तुर्क सदर ने कहा कि लबनान में हमलों में न सिर्फ इंसानी बहरान संगीन हो सकता है, बल्कि पूरे खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खतरा भी मौजूद है। तुर्क सदर ने हालात की खराबी का 2 टोक जिम्मेदार इसराइल और इसकी पॉलिसियों को करार दिया। कहा, दुनिया तो अमन चाहती है मगर इसराइल जंग के लिए उकसाता है। नेतन्याहू नहीं चाहता कि अमन कायम हो। इस बयान के बाद सवाल यह है कि क्या इसराइल को भी लगाम डाली जाएगी? तुर्किया आखिर चाहता क्या है? चलें इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, अंकारा के लिए मक्का मुआहदा किसी दूसरे मुल्क की हिफाजत का मामला नहीं। तुर्किया अपनी दफाई सनत को दुनिया की बड़ी दफाई सनतों में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। खलीजी ममालिक के पास वो चीज़ है जिसकी दफाई सनत को ज़रूरत होती है, यानी बहुत सा सरमाया। तुर्की के पास दफाई टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, बहरी निज़ाम और अस्करी पैदावार की बढ़ती सलाहियत है। सऊदी अरब के पास सरमाया और खित्ते में अहम जोग्राफियाई हैसियत है। पाकिस्तान के पास तजर्बाकार फौज, जौहरी सलाहियत और खित्ते में एक मुनफरिद अस्करी मकाम है। सवाल ये नहीं कि तीनों एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, असल सवाल ये है कि अगर ये तीनों अपनी अपनी ताकत एक जगह रख दें तो मजमूई ताकत कितनी बन सकती है। शायद भी यही वो नुक्ता है जिसने वाशिंगटन, तल अबीब और तेहरान, नई दिल्ली समेत कई दारुल हुकूमतों की तवज्जो इस मुआहदे की तरफ खींची है।
اسرائیل اس تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ معاہدہ صرف دفاعی ماہرین کی میز پر نہیں بلکہ علاقائی طاقت کے مراکز کی میز پر بھی زیر بحث ہے، کیونکہ معاہدہ صرف 3 ملکوں تک محدود نہیں رہا، اب اس میں مزید ملک بھی شامل ہونے کی تیاری میں ہیں، جن میں سب سے اہم نام مصر کا ہے۔ ترک صدر کہتے ہیں کہ مصر اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن قاہرہ کے لیے فیصلہ آسان نہیں۔ مصر کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے سمیت کئی اہم علاقائی تعلقات اور مفادات ہیں۔ اس کے علاوہ مصر خلیج، امریکہ، عرب دنیا اور افریقہ سب کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک خاص توازن کے ساتھ چلاتا ہے۔ اس لیے اگر مصر مکہ معاہدے میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ معمولی سفارتی خبر نہیں ہوگی، یہ ایک بڑا جیو پولیٹیکل سگنل ہوگا، شاید اس لیے سب کی نظریں اب قاہرہ پر ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان کے سب سے اہم علاقائی حریف کی طرف۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے کسی بھی دور میں ترکیہ کا اسلام آباد کے قریب آنا نئی دہلی کے لیے حساس معاملہ رہا ہے۔ اگر سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ پاکستان کا دفاعی تعاون مزید گہرا ہوتا ہے تو بھارت کے لیے ایک سوال ضرور پیدا ہوگا، کیا یہ بندوبست مستقبل کے کسی بحران میں پاکستان کو اضافی سفارتی اور دفاعی گنجائش دے سکتا ہے؟ یہ ابھی ایک سوال ہے، حقیقت نہیں، لیکن بین الاقوامی سیاست میں کبھی کبھی سوال ہی سب سے بڑی خبر ہوتا ہے۔ ناظرین، مسلم دنیا کے 3 اہم ممالک اپنی سیکیورٹی کو ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں۔ اگر اس میں مصر یا کوئی اور اہم ملک شامل ہوتا ہے تو یہ بندوبست ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ ذرا اس پوری کہانی کو ایک مختلف زاویے سے دیکھیے۔ دنیا میں طاقت صرف میزائلوں سے نہیں بنتی، طاقت بنتی ہے جغرافیے سے، سرمائے سے، ٹیکنالوجی سے، فوجی صلاحیت سے اور سب سے بڑھ کر اتحاد سے۔ پاکستان کے پاس ایک طاقت ہے، ترکیہ کے پاس دوسری اور سعودی عرب کے پاس تیسری۔ اگر یہ طاقتیں الگ الگ رہیں تو 3 ملک ہیں، لیکن اگر یہ طاقتیں ایک مشترکہ سیکیورٹی نظام میں جڑی رہیں تو پھر سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ مکہ معاہدہ میں اگلا ملک کون شامل ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں طاقت کا اگلا توازن کون طے کرے گا۔ اور شاید سب سے بڑا سوال یہی ہوگا، کیا مکہ سے شروع ہونے والا یہ سیکیورٹی بندوبست صرف 3 ملکوں کی شراکت داری رہے گا یا آنے والے برسوں میں پورے خطے کی نئی دفاعی چھتری بن جائے گا؟ فیصلہ ابھی نہیں ہوا مگر بساط ضرور بچ چکی ہے۔